नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तापमान गिरने के साथ ही धुंध ने शहर पर अपनी पकड़ बनाने शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी वृद्धि हुई है। अभी तक 100 के नीचे रहने वाला AQI अब 132 तक पहुंच गया है। सुबह हल्की धुंध स्मॉग की आहट दिखा रही है और आने वाले दिनों में शहर स्मॉग की चपेट में आ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में सुबह हल्की धुंध छाए रहने की आशंका जताई है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी। ये AQI शहर के साफ सुथरे क्षेत्र से लिया गया है, पर जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां AQI 200 के करीब पहुंच गया है। यह चिंताजनक है। प्रयागराज का न्यूनतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटे से यह 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.9 डिग्री कम है। तो यूपी में दिवाली छठ के बाद अब धुंध प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको एफएम न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिवाली छठ के बाद जो धुंध प्रदूषण है, यानी कि वायु प्रदूषण है, वो किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, एसी के चलते ये एहतियात बरते जाते थे कि जब दिवाली आती थी तो बोला जाता था कि पटाखों का उपयोग जो है वो कम से कम किया जाए, ताकि प्रदूषण का जो लेवल है वो कम किया जा सके। आपको बता दें कि अभी दिवाली निकली है, उसके बाद छठ भी पूरे देश ने मनाई, और उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि पूरे देश की जो तस्वीर है वो धुंध प्रदूषण जो है वो वहां पर बढ़ा हुआ है। और यूपी में आपको बता दें, खास तौर पर ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपको हम ताजमहल सहित और बाकी तस्वीरें हम आपको लगभग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगम नगरी की हवा जो है वो तेजी से खराब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये सिर्फ हालात जो है, ये सिर्फ आगरा के नहीं है, बल्कि प्रयागराज, बल्कि पूरी यूपी की हालात जो है वो इसी तरीके के नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला जो है वो कितना गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको एफएम न्यूज पर बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यूपी में जो प्रदूषण की मात्रा है वो किस तरीके से बढ़ गई है। देखिए, अभी पिछले दिनों ही हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया था। AQI लेवल जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और उसके बाद गाजियाबाद में और बाकी नोएडा में एहतियात बरते गए कि वो प्रदूषण जो है वो यूपी में एंट्री ना करे। लेकिन अब दिवाली छठ के बाद जो है तस्वीरें दिल्ली जैसी यूपी की यहाँ पर नजर आ रही हैं, जहां पर हम अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है वो खराब बनी हुई है। क्योंकि आज हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आगरा की भी तस्वीरें हैं, ताजमहल की भी तस्वीरें हैं, और साथ ही साथ संगम नगरी यानी कि प्रयागराज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सभी जगह जो हालात हैं वो लगभग समान ही है। और अब आपको बता दें कि अब सरकार का जो रुख है वो देखना पड़ेगा कि सरकार का रुख किस तरफ मुड़ रहा है, और सरकार अब इसमें क्या कुछ कर पाती है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामनगरी की बहुप्रतीक्षित 14 कोसी परिक्रमा का निर्धारित मुहूर्त में शुभारंभ हो गया है। अयोध्या धाम के चतुर्दिक विभिन्न स्थानों से शुरू ये परिक्रमा रविवार को पूरे दिन चलेगी। इस परिक्रमा में पुण्यार्जन के लिए देश देशांतर के लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए, और श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में बाल, वृद्ध, नर नारी व विभिन्न आयु वर्गों के श्रद्धालु शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आस्था के पथ पर उमड़े लाखों पग के बीच जयघोष के जो स्वर हैं, संपूर्ण वातावरण जो है उससे राममय हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रही पहली परिक्रमा मेला में अपेक्षाकृत भीड़ जो है वो उमड़ी है। हालांकि चैत्र रामनवमी में भी इसी तरह के अनुमान के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, जिसके चलते भीड़ की आपको बता दें कि जो भीड़ है वो नदारद हो गई है। इससे बड़ा गलत संदेश गया है, और संत समाज के साथ व्यापारियों में भी खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इस कारण आपको बता दें कि
इस बार जो अपेक्षित भीड़ है उसको नियंत्रण को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी भी नहीं लगाई गई है। पाबंदी ना होने से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ साथ दूसरे प्रांतों के भी लाखों श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और इन श्रद्धालुओं का आगमन जो है वो देर रात तक जारी है। हालांकि देर रात आने वाली जो भीड़ है मुख्यतः अयोध्या के आसपास के जनपदों की है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से हम। और आपको बता दें कि उसमें 14 कोसी परिक्रमा जो है वो अयोध्या में शुरू हो गई है। रामलला की जो प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा के बाद ये पहली परिक्रमा है। और आपको बता दें कि इसके लिए जो पाबंदियां करनी चाहिए थी, जो व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वो व्यवस्था जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके की भीड़ जो है वो अयोध्या में देखने को मिल रही है, उससे ये समझा जा सकता है कि मामला जो है वो कितना सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कितना खराब होता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं है और हर एक जनपद से, हर एक जिले से यहाँ पर लोग जो है वो आते जा रहे हैं और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे जो है अनबैलेंस जो है स्थिति हो गई है। और आपको बता दें कि इसमें जो व्यापारी हैं, जो अयोध्या आने वाले जो लोग होते हैं, उनसे जो व्यापारी जो व्यापार करते हैं, उनमें भी खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि उनकी सुचारू व्यवस्था, जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनकी सुचारू व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। 14 कोसी परिक्रमा का निर्धारित मुहूर्त का शुभारंभ तो हो गया है, उसके बाद भीड़ भी आने लगी है। और आपको बता दें कि भीड़ इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसको व्यवस्थित करने के लिए कोई भी प्रतिबंध जो है वो यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से नहीं किया गया है या प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि 14 कोसी परिक्रमा का जो मुहूर्त निकला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला 14 कोसी परिक्रमा है और इसके लिए शुभारंभ जो है वो हो गया है, लोग आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम अयोध्या से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भक्त जो है वो अयोध्या में उमड़े हैं और बड़ी मात्रा में बड़े बड़े टोले जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इनको व्यवस्थित करने की व्यवस्था लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं कर पाया है। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल एसपी देहात सागर जैन के निर्देशन में वाहन चेकिंग की जा रही थी। थाना अध्यक्ष फतेहपुर धर्मेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ही मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने भी अपने बचाव में फायरिंग की, जिससे पुलिस की गोली लगने से बदमाश जो है वो घायल हो गया। घायल बदमाश शादाब गौकशी के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। वहीं घायल गौकश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। यह घटना थाना फतेहपुर के पास की है। श्रावस्ती जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांव में लोगों की प्रशासन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनके निराकरण के लिए संबंधित आदेश जो है वो दिए गए। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय पकड़िया में डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी वही अगली खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं। आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांव में लोगों की प्रशासन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनके निराकरण के लिए संबंधित
को आदेशित भी किया गया है। प्राथमिक विद्यालय पकड़िया में डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर डीएम ने ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम ने कहा कि इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे गांव जो भिनगा मुख्यालय से दूर हैं और बॉर्डर क्षेत्र से सटे हुए हैं, यहां के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यालय जाने में काफी कठिनाई और समस्या का सामना करना पड़ता है। इस चौपाल के माध्यम से पूरा जिला प्रशासन उनके द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण करे और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, उनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिलाया जाए। इसका मूल उद्देश्य ये है कि इस प्रकार के जो गांव हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं और मुख्यालय से दूर हैं, अक्सर यहाँ के लोगों को मुख्यालय आने में कठिनाई होती है, समस्या होती है। तो उद्देश्य है कि पूरा प्रशासन जो है इनके द्वार पे आए और यहीं पे इनकी सारी समस्याएं सुनी जाएं। जितने भी समाज के कल्याणकारी शासन की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनकी समीक्षा की गई है। अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटा हुआ है तो उसको पात्रता में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो ज़मीन संबंधी मुद्दे थे उनको भी सुना गया, उनका समाधान किया गया। और एक बड़ी समस्या यहाँ जो है सिंचाई की है, पानी की है, तो उसके लिए भी आज एक रणनीति बनाई गई है, प्रयास किया जाएगा यथाशीघ्र उसको पूरा करने का। इसके साथ ही जो वन्य जीवों की समस्या है जिसके लिए लोगों ने बताया यहाँ पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाए, तो एक प्लान हम लोग बना रहे हैं ताकि गांव के आसपास जो है पर्याप्त हाई मास्ट लाइट लगाई जाएँ, जिससे वन्य जीवों से लोगों को राहत मिले। इसका मूल उद्देश्य ये है कि इस प्रकार खबर रायबरेली से है, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि ये मारपीट जमीनी विवाद को लेकर हुई है। मारपीट में जमकर लात घूंसे चले, वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। संबल रोड पर स्थित करतारपुर साप्ताहिक बाजार में मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दांव लगा रहे 55 लोगों को पकड़ लिया और मौके से कई मुर्गे व 15,750 रुपए की धनराशि भी बरामद की है। पूरे मामले में पुलिस की ओर से जुआ व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शनिवार की दोपहर संबल रोड पर गांव करतारपुर के निकट लगने वाली साप्ताहिक बाजार में मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाया जा रहा था। भारी संख्या में लोग लड़ाई पर दांव में रुपए लगा रहे थे। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगा रहे लोग भागने लगे। इस पर पुलिस ने कॉम्बिंग कर मौके से 55 लोगों को पकड़ लिया। इसके अलावा आरोपियों से 35 मुर्गे व 15,750 रुपए की बरामदगी भी की है। सीओ दीपक कुमार ने बताया कि पूरे मामले में 55 आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम तथा जुए की धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा में जगह जगह सीवेज की गंदगी गिरने के कारण नदी के पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। एनजीटी ने 4 सप्ताह के भीतर यूपी के मुख्य सचिव से हालात से निपटने और जल को दूषित होने से रोकने के फौरी उपायों के साथ हलफनामा देने को कहा है। साथ ही मामले में सुनवाई 20 जनवरी तय की गई है। पिछली सुनवाई में गंगा में प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण पर विचार करते हुए ट्रिब्यूनल ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। सांड ने बाइक सवार देवर भावी को पटक दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई। घटना सचंडी क्षेत्र की है। सचंडी क्षेत्र में भांजे के अंतिम संस्कार में शामिल होकर भाभी को बाइक से लेकर घर लौट रहे देवर को सांड ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि जमीन पर गिरे युवक को सांड ने उठाकर पटक दिया। राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। युवक ने शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सचंडी के भीमसेन गढ़ी निवासी दुर्गेश पांडे मजदूरी करता था। परिवार में पत्नी तनु, बेटा कृष्णा और काव्या हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।